हमारी दुनिया असल में एक सामाजिक दुनिया है। हम हर पल, हर दिन दूसरों से घिरे रहते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? बस इसी सवाल का जवाब है सामाजिक मनोविज्ञान। वो विज्ञान जो हमें बताता है कि जब हम अकेले होते हैं और जब दूसरों के साथ होते हैं तो हमारा व्यवहार इतना अलग क्यों हो जाता है। कभी सोचा है कि हम एक शांत लाइब्रेरी में एकदम चुपचाप बैठते हैं, लेकिन वही हम एक कॉन्सर्ट में जोर जोर से चिल्लाते हैं। दोस्तों के साथ हमारा बर्ताव कुछ और होता है, परिवार के साथ कुछ और। आखिर अलग अलग लोगों और अलग अलग जगहों पर हमारा व्यवहार इतना बदल कैसे जाता है? देखिए, इन सभी सवालों का जवाब किसी अंदाजे में नहीं, बल्कि एक पूरे विज्ञान में छिपा है, और इसे कहते हैं सामाजिक मनोविज्ञान। ये वैज्ञानिक तरीके से इस बात की स्टडी करता है कि हमारे सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके पर हमारे आसपास के लोगों और माहौल का कितना गहरा असर पड़ता है। तो आज के सफर में हम सबसे पहले सामाजिक मनोविज्ञान की बुनियाद को समझेंगे। फिर हम उन 5 बड़ी शक्तियों को जानेंगे जो हमारे व्यवहार को बनाती हैं, और आखिर में इन सब बातों को लीडरशिप की एक बड़ी ही दिलचस्प केस स्टडी के जरिए असल जिंदगी में काम करते हुए देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, मनोविज्ञान का एक परिचय। देखते हैं कि विज्ञान की नज़र से हमारी ये सामाजिक दुनिया आखिर दिखती कैसी है। तो ये सामाजिक मनोविज्ञान आखिर है क्या? बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये वो वैज्ञानिक फील्ड है जो ये समझने की कोशिश करता है कि सामाजिक हालात में हमारे विचारों और हमारे बर्ताव के पीछे असली वजह क्या है। क्रेच और क्रचफील्ड ने इसे बहुत ही सीधे तरीके से समझाया है। वो कहते हैं सामाजिक मनोविज्ञान समाज में एक व्यक्ति के व्यवहार का विज्ञान है। मतलब ये इस बात की साइंस है कि समाज के अंदर एक इंसान आखिर बर्ताव करता कैसे है। रॉबर्ट बैरन और डॉन बायरन इस बात को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। उनके हिसाब से ये वो फील्ड है जो एक ग्रुप में एक व्यक्ति के व्यवहार और उसके विचारों के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करता है। इन दोनों ही परिभाषाओं में एक बात कॉमन है, और वो है वैज्ञानिक स्टडी। तो सवाल ये है कि आखिर हमारे सामाजिक व्यवहार को कौन सी चीजें कंट्रोल करती हैं? चलिए अगले सेक्शन पर चलते हैं और इन छिपी हुई ताकतों को एक एक करके समझते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने 5 खास शक्तियों की पहचान की है जो हमारे सामाजिक व्यवहार को कंट्रोल करती हैं। पहली, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। दूसरी, हमारा खुद का दिमाग कैसे सोचता है। तीसरी, हमारा आसपास का माहौल। चौथी, हमारी संस्कृति। और पांचवी, हमारी अपनी बायोलॉजी। तो सबसे पहला और सबसे सीधा असर होता है दूसरे लोगों के कामों का। सोचकर देखिए, आप एक लंबी लाइन में खड़े हैं और कोई आकर सीधा आपके आगे लग जाता है। उनके इस एक काम से हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारा अगला कदम सब कुछ बदल जाएगा। हमें गुस्सा आएगा, हम कुछ कहेंगे या शायद चुप रहेंगे। ये सब उस एक एक्शन का रिएक्शन है। दूसरा फैक्टर है हमारी सोच, जिसे कहते हैं संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई ऐसा दोस्त लेट हो जाए जो हमेशा टाइम पर आता है तो हमें चिंता होने लगती है, पर अगर वो दोस्त लेट हो जो हमेशा ही लेट आता है तो शायद हमें कोई फर्क भी ना पड़े। यहाँ पर हमारा दिमाग अपनी यादों और पुराने अनुभवों के आधार पर अलग अलग रिएक्शन दे रहा है। क्या हमारा माहौल भी हमारे व्यवहार पर असर डाल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। स्टडीज बताती हैं कि गर्म और उमस भरे मौसम में लोग ज्यादा आक्रामक और चिड़चिड़े हो सकते हैं, जबकि ठंडे, आरामदायक मौसम में ज्यादा शांत रहते हैं। गर्मी, शोर, भीड़, ये सभी वो पर्यावरणीय कारक हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। और फिर आती है हमारी संस्कृति। हमारा कल्चर हमारे सामाजिक व्यवहार के लिए एक तरह का ढांचा तैयार करता है। हम किससे शादी करते हैं, हमारे राजनीतिक विचार क्या होंगे, हम अनुशासन को किस नज़र से देखते हैं, ये सब कुछ हमारी संस्कृति से ही जुड़ा हुआ है। और पांचवा फैक्टर है हमारी अपनी बायोलॉजी। बहुत से मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारे व्यवहार के कुछ हिस्से, जैसे गुस्सा या सहानुभूति दिखाने की हमारी आदत, ये हमारे जीन से भी प्रभावित हो सकती हैं। ये वही प्रकृति बनाम परवरिश वाली बहस का एक जरूरी हिस्सा है। ये सभी कारक, जैविक हो, सांस्कृतिक हो या पर्यावरणीय, ये सब मिलके काम करते हैं, और इन्हें एक साथ एक्शन में देखने का सबसे अच्छा तरीका है लीडरशिप को समझना, जहां एक इंसान इन्हीं सब ताकतों का इस्तेमाल करके दूसरों को प्रभावित करता है। तो ये नेतृत्व आखिर है क्या? एम कैमर्स इसे सामाजिक प्रभाव की एक प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति एक कॉमन लक्ष्य को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों की मदद और उनका समर्थन हासिल करता है। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है प्रभाव, यानी इन्फ्लुएंस।
और एक ज्यादा मॉडर्न परिभाषा सुजैन एशर की है। एक नेता वो व्यक्ति है जो किसी को वहां ले जाता है जहां वो अकेले नहीं जा सकता। ये परिभाषा दिखाती है कि एक लीडर कैसे लोगों को ताकत देता है और उनकी काबिलियत को बढ़ाता है। तो फिर एक अच्छे नेता में क्या-क्या गुण होने चाहिए? चलिए अगले सेक्शन में हम उन्हीं जरूरी खासियतों पर एक नजर डालते हैं। एक असरदार लीडर में कई गुणों का मिश्रण होता है, जैसे तेजी से सोचने समझने की क्षमता और जबरदस्त आत्मविश्वास, साथ ही मुश्किल हालात में भी अपनी भावनाओं पर काबू रखना और अपनी टीम को मोटिवेट करने की कला, और शायद सबसे जरूरी, बदलते समय के साथ खुद को ढालने का हुनर। ये सभी चीजें मिलकर ही एक मजबूत लीडर बनाती हैं। अब एक पल के लिए जरा सोचिए, इन सभी गुणों में से एक लीडर के लिए सबसे जरूरी कौन सा गुण हो सकता है? क्या वो दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता है या फिर आत्मविश्वास? ये सोचना वाकई में दिलचस्प है। नेता भी अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग स्टाइल्स दिखते हैं। एक तरफ है निरंकुश या ऑटोक्रेटिक लीडर, जो सारी पावर अपने पास रखता है और सारे फैसले अकेले ही लेता है। दूसरी तरफ है लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक लीडर, जो ग्रुप के हर सदस्य की भागीदारी चाहता है और जिम्मेदारियों को सब में बांट देता है। एक लीडर का काम सिर्फ आदेश देना नहीं होता, बल्कि उससे कहीं ज्यादा होता है। उसकी कई भूमिकाएं होती हैं। चलिए अपने आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि एक लीडर को कौन-कौन से किरदार निभाने पड़ते हैं। एक लीडर को कई किरदार निभाने पड़ते हैं। वो एक प्लानर के तौर पर भविष्य का रास्ता बनाता है और एक एग्जीक्यूटिव के तौर पर उस रास्ते पर टीम को आगे बढ़ाता है। वो एक एक्सपर्ट बनकर सलाह देता है और एक प्रतिनिधि बनकर ग्रुप की आवाज बनता है। जरूरत पड़ने पर वो झगड़े सुलझाने वाला मध्यस्थ भी बनता है, और शायद सबसे जरूरी, वो एक आदर्श बनता है, एक मिसाल जिसे दूसरे लोग फॉलो करते हैं। तो हमने देखा कि सामाजिक मनोविज्ञान कैसे हमारे रोजमर्रा के व्यवहार को समझने की एक चाबी है, और नेतृत्व इसी सामाजिक प्रभाव का एक जबरदस्त उदाहरण है। अब आखिरी सवाल सोचने के लिए यह है, इस विज्ञान को जानने के बाद ये शक्तियां हमारे आसपास, हमारी अपनी जिंदगी में कैसे काम करती हुई